हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ जैसा ये साल बीता 2020 कम से कम ऐसा बिल्कुल भी ना हो, है ना। एक अच्छे से साल बीते जिसमें आपका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आए। आपने जितनी उम्मीद लगा रखी है अपने रिज़ल्ट से, उससे कई ज़्यादा अधिक अच्छा आए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप मेहनत करेंगे, है ना। तो अपनी मेहनत में किसी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करो, लगातार करो और मन लगा करके करो, ठीक है। इतना ही कहूँगा। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक, चलिए वीडियो चालू करते हैं। आप बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉनिक ही चालू कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक ही चालू कीजिए, तो आज चालू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ही, है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोर्ड के ऊपर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक ही को यहाँ पर जैसा आप पढ़े देखेंगे वैसा पढ़ेंगे, है ना। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जो मैं बोलूँगा वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा बच्चों, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए वीडियो चालू करते हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो चैप्टर है हमारे पास में आज इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास में? इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जिसे हिंदी में हमने क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक ही लिखना है। हाँ भाई, इस चैप्टर में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ठोसों में ऊर्जा बैंड। पहला जो टॉपिक है हमारे पास में वो है ठोसों में ऊर्जा बैंड। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूँ तो एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाता। आज तक कभी इसके लिए थ्योरी का काम नहीं आया है। आप पुराने पेपर्स देख सकते हैं, इनमें कभी भी ये पूछा नहीं गया। ठोसों में ऊर्जा बैंड जो है वो कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तैयार कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ हमें पढ़नी है। देखिए, आप सभी को पता है बच्चों, ऊर्जा बैंड को छोड़ो, ऊर्जा स्तर के ऊपर आओ। ऊर्जा स्तर आप सभी को पता है क्या होता है बच्चों। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। ये विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऊर्जा स्तर होते हैं, आप सभी को पता है। और उन्हीं ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? चक्कर लगा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा सकता, या फिर इन ऊर्जा स्तरों के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ये हम सभी को पता है। लेकिन वो बात किसके लिए की थी? तो हम बोले थे एक परमाणु के लिए। ये बात ध्यान में रखना। वो बात हमने किसके लिए की है? एक विलगित परमाणु के लिए। एक विलगित परमाणु का मतलब एक ऐसा परमाणु जिसका अन्य परमाणुओं से कोई लेना देना नहीं है, उसका अन्य परमाणुओं से कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। वो किसी अन्य परमाणु से अंतःक्रिया नहीं कर रहा है। तो विलगित परमाणुओं में क्या होता है बच्चों? ऊर्जा स्तर होते हैं और उन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा होता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इन विलगित परमाणुओं में जो अंतिम ऊर्जा स्तर होता है, जिसमें एक आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा होता है। अनुत्तेजित इलेक्ट्रॉन क्या है? चक्कर लगा रहा होता है। वो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, हम उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करें। एक अनुत्तेजित इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? वो चक्कर लगा रहा है। उस अंतिम ऊर्जा स्तर को बोलते हैं बच्चों संयोजकता ऊर्जा स्तर, ठीक है। जैसे लेट सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सोडियम का, है ना। आप सभी को पता है कि जब हम सोडियम लिखते हैं Na, इसमें कितने 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक 11 होता है, और द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है? 23 होती है, सभी को पता है, ठीक। तो हमें पता है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? तो हमने लिखा 1s2, फिर 2s2, 2p6, कितने हो गए? 2 2 4 और 6,
10 हो गए, एक रह गया क्या, 3s1। ठीक, आप गौर कीजिए बच्चों, ये अंतिम ऊर्जा स्तर है और इस अंतिम ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन है, आंसर है एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि एस के अंदर कितने आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। ठीक, तो ये जो अंतिम ऊर्जा स्तर है ना, इसे बोला जाता है संयोजकता ऊर्जा स्तर। अंतिम ऊर्जा स्तर को क्या कहा जाता है, संयोजकता ऊर्जा स्तर कहा जाता है। और इस अंतिम ऊर्जा स्तर में जो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है बच्चों संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके सापेक्ष इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसे कहा जाता है क्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक, तो जब हम एक ही परमाणु की बात कर रहे होते हैं बच्चों, तो एक परमाणु के अंदर क्या होता है, हम बोलते हैं विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, और ये विभिन्न या विविध ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा होता है, तथा उस परमाणु का अंतिम ऊर्जा स्तर जिसके अंदर एक अनुत्तेजित इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर कर लगा रहा होता है, उसे हम बोलते हैं संयोजकता ऊर्जा स्तर। ठीक है, अंतिम ऊर्जा स्तर जो होगा वो संयोजकता ऊर्जा स्तर होगा। और उस संयोजकता ऊर्जा स्तर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या जो इलेक्ट्रॉन संयोजकता ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहे होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात ये क्लियर हो गया। चलिए, अब क्या एक ही परमाणु सभी में होता है? जब हम किसी ठोस की बात करते हैं तो वो एक परमाणु से तो बना हुआ होगा नहीं, उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, है ना, एक से कई ज़्यादा परमाणु होंगे। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चों, किसी भी ठोस के 1 सेंटीमीटर क्यूब में, थोड़ा ध्यान में रखना, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 10⁻22 से 10⁻23 परमाणु होते हैं। कितने से कितने, 10⁻22 से 10⁻23 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने परमाणु हैं भैया। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा परमाणु होंगे किसी भी ठोस के अंदर, ठोस को बनाने के लिए। और ठोस में बच्चों क्या होता है, ठोस की खुद की एक क्रिस्टलीय संरचना होती है ना। और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर परमाणु कहीं पर भी टिक जाते हैं, कहीं पर भी व्यवस्थित हो जाते हैं, नहीं भैया। ठोसों की सामान्यतः एक क्रिस्टलीय संरचना होती है। ठीक है, सामान्यतः मैं बोल रहा हूँ, किसकी नहीं भी हो, लेकिन सामान्यतः आपको पता चलेगा कि उनकी क्रिस्टलीय संरचना होती है, जिनमें धातुएं भी शामिल है। धातुओं में क्या होती है, उनकी क्रिस्टलीय संरचना होती है। ठीक है, अब हम जब बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसका देखो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ठोस कैसे दिखाई देगा। वैसे केमिस्ट्री में आपने ये डायग्राम बहुत बार देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, 1 मिनट रुके। ओह, इधर आ गया ये। चलिए, ये डायग्राम आपने कभी देखा होगा, देखा है? ये ऐसी संरचना होती है किसी भी ठोस की, होती है नहीं होती है? ठीक है, आपने केमिस्ट्री में इसी तरीके का पढ़ा है भाई, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ठीक, तो आप देखेंगे कि लेट सपोज करो ये, अब इसके अंदर तो ये खैर NaCl के लिए बना रखा है। ठीक, अब इनमें क्या होता है बच्चों, ये Na था, ये Cl था, तो ये दो अलग अलग परमाणुओं के लिए दिया हुआ है ये डायग्राम। लेकिन लेट सपोज करो सारे सोडियम परमाणु का एक क्रिस्टलीय ठोस देख रहे हैं, तो ये भी Na मानो और इसको भी Na मानो और इसको भी Na मानो, ये सारे के सारे सोडियम है। ठीक है, तो ये एक इनकी एक जालक संरचना है। ठीक है, और इसके अंदर एक सोडियम परमाणु, ये पहले नंबर वाला मान लो, और ये दूसरा सोडियम परमाणु। ठीक है, ये दोनों जो है वो बहुत पास पास होते हैं, ऐसा नहीं दूर दूर है, ये दोनों ही क्या है, बहुत पास पास है बच्चों। ये तो समझाने के लिए हमने यहाँ पे दूर बता रखा है, लेकिन डायग्राम अगर आप देखोगे वास्तविकता में ये है। ठीक है, ये वाला बी वाला डायग्राम है। इस बी वाले डायग्राम में आप देखोगे कि एक सोडियम परमाणु दूसरे सोडियम परमाणु से बहुत ज़्यादा पास में, ये सारे सोडियम परमाणु जो है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में। ये नीला और हरा जो दिखाई दे रहा है, इसको नीला ही मान लो या हरा ही मान लो, मैं सिर्फ एक ही परमाणु से बने हुए या एक ही तरीके के परमाणु से बने ठोस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दो अलग अलग परमाणु से बने ठोस की बात नहीं कर रहा हूँ, सरलता के लिए हमने सोडियम परमाणु का ही ठोस मान रखा है।
ठीक है, तो ये सारे के सारे सोडियम है, एक सोडियम और दूसरे सोडियम के बीच की दूरी बहुत कम है बच्चों। ठीक है, तो अब ये दूरी कितनी होती है, तो हम बोलते हैं सामान्यतः ठोसों के अंदर ये जो दूरी होती है ना, वो एक परमाणु के आकार के तुल्य होती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं एक परमाणु की दूसरे परमाणु से ये जो दूरी है ये परमाणविक दूरी है। और परमाणविक दूरी किस में होती है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में होती है ना। ये लगभग 10 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। एक परमाणु की दूसरे परमाणु से जो दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है और लगभग 10 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। इन परमाणुओं के मध्य की इस न्यूनतम दूरी को हम बोलते हैं बच्चों जालक नियतांक। क्या बोलते हैं इसे, जालक नियतांक कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए ये किसी भी ठोस में किन्हीं दो निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य की जो दूरी है वह जालक नियतांक कहलाती है और ये निश्चित होती है ना। इसे लैटिस कांस्टेंट बोलते हैं। ये सभी के लिए क्या होता है, निश्चित होता है, हर एक ठोस के लिए निश्चित होता है। ठीक है, तो ये जालक नियतांक हो गया। अब क्या होता है, जब हम एक परमाणु की बात करते हैं ना बच्चों, तो वहाँ पे तो सारा काम बहुत ईजी होता है। लेकिन लेट सपोज करो कोई एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर दो परमाणु है। कितने तत्व कितने से बना हुआ है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, कितने से बना हुआ है, तो आंसर है दो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। अब अगर दो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है बच्चों, तो उसमें क्या होगा, तो हमने बोला लेट सपोज करो एक सोडियम है ना, तो ये सोडियम और ये सोडियम के घेरे बना देता हूं मैं। ऐसे 3 घेरे बना दिए मैंने। ठीक है, ऐसा का ऐसा दूसरा सोडियम होगा। ठीक, और उसमें भी क्या होंगे, घेरे होंगे, है ना। ये इसका पहला गोला, फिर इसका दूसरा गोला और फिर इसका तीसरा गोला बना दिया अपन ने। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा सोडियम, है ना। 3 गोले, पहले कक्षक वन वाला, फिर 2 वाला और फिर 3 वाला। तो इसके बाह्यतम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो अब गौर कीजिए, ऐसी स्थिति के अंदर एक सोडियम दूसरे सोडियम से क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा। अंतःक्रिया करेगा तो एक तो सामान्य सी बात थी, जब एक परमाणु था, जब सिर्फ एक ही परमाणु था, तो उस परमाणु में ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होंगे ना बच्चों, उन इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला बल किसके कारण होगा, आंसर है नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन्स है उनके कारण होगा, है ना। उन्हीं का ही नाभिक इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लगा रहा होगा। लेकिन जब दो परमाणु एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं तब क्या होता है, तो इसके बाह्यतम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों पे इस परमाणु का नाभिक तो बल लगा ही रहा है। ठीक है, तथा साथ में इसी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु का नाभिक भी क्या लगाता है, कूलाम बल लगाता है। ठीक है, ये बोलता है कि अब तू बेटा पास में तो आ गया, अब हमारा फोर्स भी फील कर। ठीक है, इतनी देर तो तू अपने घर में ही था, अब बगल वाले घर से भी फोर्स आ रहा है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर खुद के नाभिक से तो बल लग ही रहा था, तथा निकटवर्ती नाभिक या निकटवर्ती परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के कारण भी ये क्या करता है, कूलाम बल फील करता है। ठीक है, इस कारण ये जो इनके ऊर्जा स्तर है बच्चों, वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, एक एक ऊर्जा स्तर जो है वो दो ऊर्जा स्तरों के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब हम दो परमाणुए क्रिस्टल की बात कर रहे हैं या दो परमाणुओं की बात कर रहे हैं, दो परमाणु जो बहुत पास में हैं एक दूसरे के। ठीक है, चलिए एक बात और है कि कब आप दो परमाणु को अलग अलग मानेंगे और कब आप दो परमाणुओं को एक बिल्कुल युक्ति की तरह या फिर एक अणु की तरह मानेंगे। तो हम बोलते हैं कि दो परमाणु विलगित होंगे, अलग अलग होंगे, जब उनके मध्य की दूरी लगभग 50 एंगस्ट्रॉम के निकट या इससे अधिक होगी। ठीक है, दो परमाणुओं के मध्य की दूरी अगर 50 एंगस्ट्रॉम या इससे अधिक है, या फिर आप किताबों में देखेंगे 10 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम के मध्य में है, तो फिर वो अलग अलग माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दो परमाणुओं के बीच की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम से कम है, तो फिर वो एक अणु की भांति व्यवहार कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये बात है, हमें परमाणु मिलकर के अणु बना सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो हमने बोला कि जब ये दो परमाणु एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ गए तो इन्होंने एक दूसरे से क्या करी, अंतःक्रिया करी। अंतःक्रिया करी तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊर्जा स्तरों को प्रभावित करते हैं। पहले एक के पास में एक ही ऊर्जा स्तर था, अब दो परमाणु मिले तो उनका एक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है वो समझिए बच्चों। एक मिनट। इसका मतलब हमारे लिए क्या है वो हम और समझते हैं। देखिए क्या हुआ बच्चों कि लेट सपोज करो जब हम सिर्फ सोडियम की ही बात कर रहे हैं, सोडियम जिसमें सिर्फ एक ही परमाणु था, समझना, सोडियम जिसमें सिर्फ एक ही परमाणु था, उसमें कितने तुमने बोला, एक तो था 1s, ठीक है, एक तो था 1s, ठीक है। और इस 1s से संगत जो ऊर्जा स्तर है वो ये अपन ने बना दिया, एक सीधी लाइन बना दी, ठीक है। फिर था 2s और 2p, और फिर था 3s, ठीक। तो इनके संगत एक एक ऊर्जा स्तर है भैया, एक एक ऊर्जा स्तर सभी के संगत, जब एक ही सोडियम की बात करें, ठीक है। लेकिन जब दो सोडियम परमाणु एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ गए तो उनका प्रत्येक का ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में रूपांतरित होता है। तो इसके अंदर तो परमाणुओं की संख्या एक ही थी, मतलब विलगित था। लेकिन जब नेक्स्ट वाला डायग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूं वो n=2 के लिए है, दो सोडियम एक साथ आ गए हैं, ठीक। उस केस में क्या होगा, अब ये जो ऊर्जा स्तर था 1s वाला ये दो में डिवाइड हो गया, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है। और फिर ये 2s वाला भी दो में डिवाइड हो गया, ऐसा और ऐसा। ये 2p वाला भी दो में डिवाइड हो गया, ये 3s वाला भी दो में डिवाइड हो गया। तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर, प्रत्येक परमाणु का प्रत्येक ऊर्जा स्तर जो है वो दो ऊर्जा स्तरों में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। इनमें से एक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा विलगित ऊर्जा स्तर से कम, इससे देखो, इससे मैंने थोड़ा सा नीचे की ओर बना रखा है, ठीक है। जबकि दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा विलगित परमाणु के ऊर्जा स्तर से अधिक होती है, एक की कम होती है दूसरे की ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसा ही सभी में ऐसे देखोगे, ये मैंने बीच में ना रखा है और इसके ऊपर और नीचे दो बना दिए, ऐसे ही ये बीच में ना रखा है इसके ऊपर नीचे दो बना दिए, ये बीच में ना रखा है इसके ऊपर नीचे दो बना दिए, ठीक है। कब, जब दो सोडियम परमाणु एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगे, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला ही ब्लॉक ले ली सोडियम का, जो मैंने अभी ऊपर दिखाया डायग्राम के अंदर, है ना, अभी अपने देखा था ना बच्चों, डायग्राम में देखा था नहीं देखा था, अरे अभी देखा था ना भैया। इस वाले के अंदर बहुत सारे हैं, मैं 10 की घात 23 वाला ही मान लेता हूँ या 22 वाला ही मान लेता हूँ, तो उस केस के अंदर क्या होगा बच्चों, आप देखेंगे, आप देखेंगे कि जब n बराबर लगभग 10 की घात 23 या 22 हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर इतने ही भागों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, ऐसा, यहाँ पे भी 10 की घात 23 ऊर्जा स्तर बन जाएंगे, ऐसे ही इसमें भी 10 की घात 23 ऊर्जा स्तर बन जाएंगे, ऐसे ही इसमें भी ऐसा बन जाएंगे ना, और ऐसे ही इसमें बन जाएंगे, मैं तो जल्दीबाजी में बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऊर्जा स्तर बन जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से ऊर्जा स्तर पे देखा जाएगा, आंसर है सबसे बाहर वाले पे। क्यों, क्योंकि वही तो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा। अरे एक परमाणु से दूसरा परमाणु जब पास में आता है तो सबसे पहले कौन कांटेक्ट में आता है, उनकी बाहर की लेयर ही तो कांटेक्ट में आएगी। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस में देखने को मिलेगा, आंसर है इस बाहर वाले ऊर्जा स्तर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर अतिव्यापन जो है वो ज़्यादा हुआ, अतिव्यापन का मतलब ये सबसे ज़्यादा अंतःक्रिया करने वाला जो है वो बाह्यतम ऊर्जा स्तर होगा, ये बात ध्यान में रखना,
ठीक है। अब ये गौर करने वाली बात है, थोड़ा समझना इस चीज़ को कि ये अगर मैं इसकी बात करूं, इसके उच्चतम ऊर्जा स्तर और इसके न्यूनतम ऊर्जा स्तर, इसके बीच में टोटल कितने ऊर्जा स्तर है? आंसर है 10 की घात 22 ऊर्जा स्तर है। ये एक एग्जाम्पल माना, ठीक है, क्योंकि 10 की घात 22 परमाणु थे 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो मैंने उस एग्जाम्पल से लिया कि कितने अंतःक्रिया से कितने ऊर्जा स्तर बने। आंसर है 10 की घात 22 ऊर्जा स्तर बने। और इसके न्यूनतम ऊर्जा स्तर और उच्चतम ऊर्जा स्तर के मध्य का ऊर्जा अंतराल अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है, तो फिर दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य कितनी ऊर्जा होगी, कितना ऊर्जा अंतराल होगा? आंसर है 1/10 की घात 22। भाग लगा दो ना भैया, इतनी ऊर्जा अंतराल होगा भैया, है ना। समझो इस चीज को कि अगर 10 की घात 22 ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतराल कितना हो जाएगा, 1/10 की घात 22। ठीक है, तो ये इतना मतलब 10 की घात -22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतराल होगा, बहुत कम है। एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे ही कम होता है, ऊपर से भैया 10 की घात -22 और लगाओ, ठीक है, तो ये तो ऊर्जा अंतराल बहुत कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एक ऊर्जा स्तर दूसरे ऊर्जा स्तर के बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, ठीक है। जब इस तरीके से n परमाणुओं की बात की जाए और n परमाणुओं की संख्या इतनी अधिक हो, तो हम बोलते हैं दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य की दूरी न्यूनतम होने के कारण उनके मध्य का ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य होता है। इस तरीके से ये संपूर्ण ऊर्जा स्तर एक सतत ऊर्जा के रूप में या सतत ऊर्जा स्तर के रूप में कार्य करते हैं और एक बैंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा, ये आप ये देख रहे हो ये डायग्राम, ये पूरा का पूरा क्या है, एक बैंड बन जाता है, ठीक है। और सबसे अंतिम वाले ऊर्जा स्तर को संगत, सबसे अंतिम वाला ऊर्जा स्तर कौन सा था, संयोजकता ऊर्जा स्तर था, कि संगत ऊर्जा बैंड को बोलते हैं संयोजकता ऊर्जा बैंड या संयोजकता बैंड, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना कि संयोजकता ऊर्जा स्तर के संगत जो बैंड होता है किसी ठोस के अंदर, उस बैंड को बोलते हैं संयोजकता बैंड, ठीक है। ये बात तो, और ये बात ध्यान में रखना, संयोजकता बैंड में बहुत सारे संयोजकता स्तर हो सकते हैं जिनके मध्य की दूरी या जिनके मध्य का ऊर्जा अंतराल न्यूनतम था, ठीक है। ये बात, इस चीज़ को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना। चलो अब इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम वास्तविकता में है कैसा, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि ये डायग्राम वास्तविकता में है कैसा बच्चों। देखिए, ये आपकी बुक का ही डायग्राम है, ओके। दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया तो अब दिखाई दे जाएगा। देखो, दिखाई दिया, अब तो दिखाई देगा ही देगा, देगा नहीं देगा? देखो क्या हो रहा है, पहला फर्स्ट है, देखिए ये फर्स्ट वाली लाइन को देखोगे जो मैंने आपको बताया था, इस फर्स्ट वाली लाइन के अंदर क्या है बच्चों, हमें ये पता है कि इस फर्स्ट वाली लाइन के अंदर हम बोलते हैं कि सब एक विलगित परमाणु के लिए दिया गया। देखो लिखा हुआ है एक विलगित परमाणु, मतलब एक सोडियम के लिए मान लीजिए कि एक सोडियम था तब ये ऐसा ऊर्जा स्तर मिले, ठीक। जब दो सोडियम एक दूसरे के पास में आए तो फिर उनका प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में रूपांतरित हो गया, तो दो बन गए सभी के दो। और देखो अब मूल ऊर्जा स्तर से एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और जब एन मिल गए, है ना, जब हम क्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं तो उसमें एन परमाणु हो सकते हैं, तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर एन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अतिव्यापन सर्वाधिक कहाँ दिखाई देता है या फिर अंतःक्रिया सर्वाधिक कहाँ दिखाई देती है? आंसर है सबसे बाह्यतम ऊर्जा स्तर के अंदर क्या दिखाई देती है, अंतःक्रिया सर्वाधिक दिखाई देती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए, तो इसलिए वो थोड़ा चौड़ा भी हो जाता है, ठीक है। ये बात ये क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे, इसके बाद में हम कैसे काम करेंगे।
देखिए, तो इस वाले को हमने बोला संयोजकता बैंड। ठीक, बाह्यतम वाले को। अब थोड़ा सा समझिए, अगर मैं सोडियम की ही बात करता, तो सोडियम के अंदर संयोजकता ऊर्जा स्तर के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था, और उसमें आ कितने सकते थे? दो आ सकते थे, क्योंकि 3s वाला केस चल रहा है, 3s में दो आ सकते थे। है कितना? एक। तो आप कहेंगे बच्चों, जिस ऊर्जा स्तर के संगत इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम बोलते हैं कि सोडियम के अंदर संयोजकता बैंड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और इस संयोजकता बैंड के ऊपर जो खाली वाला भाग रह गया ना, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, एक ही आया, एक अभी भी खाली है। तो जो खाली वाला जो बैंड रहा ना, वो वाले बैंड को बोला जाता है चालन बैंड। ये बात ध्यान में रखना। और ये चालन बैंड क्या था? खाली था बच्चों। ठीक है, सोडियम के अंदर ऐसा सभी में हो, चालन बैंड खाली हो ये जरूरी नहीं है। कईयों के अंदर क्या होता है, चालन बैंड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं समटाइम्स। ठीक है, अब चलिए, तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा ग्रहण करेंगे तो संयोजकता बैंड से किस में चले जाएंगे? चालन बैंड में चले जाएंगे। तो दो तरीके के बैंड अंतिम के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। सबसे ऊपर ही ऊपर वाला चालन बैंड होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कब जाता है? जब आप परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो संयोजकता बैंड होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये क्या थी? ये एक बेसिक बात है ठोसों में ऊर्जा बैंड के बारे में। ठीक है, ये बात ठीक, ये चीज़ पूछी जाती नहीं, बस समझने के लिए है कि ऐसा कुछ होता है। किसी भी ठोस को समझने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो अब हमें चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस सभी चीज़ को हटा देता हूँ। ऑल राइट, तो अब ये पूरा का पूरा पेज क्लियर हो गया हमारे लिए। हाँ भाई, अब मेन टॉपिक हमारे पास में बच्चों जो है वो है, हम पढ़ेंगे आज किसी चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर हमें आज डिस्कस करना है। ठीक है, यही ठीक है। ठीक, अब कैसे करेंगे वो देखिए। तो हमारे पास में टॉपिक क्या है? चालक, कुचालक एवं अर्धचालक में अंतर। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद में थोड़ा बहुत अपन और डिस्कशन कर लेंगे इनके बारे में, लेकिन ज़्यादा पूछा जाता नहीं है बच्चों इसके बारे में। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इनके अंदर अंतर कैसे देखेंगे? तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मेरे लिए नया है ये सॉफ्टवेयर, तो दिक्कत होगी भी, है ना, शुरुआत में दिक्कत हो सकती है। और वैसे भी कंप्यूटर पे इस तरीके से लिखना थोड़ा टिपिकल ही है। ओके, चलिए काम करते हैं। ओके, तो इस तरफ तो मैं लिख देता हूँ गुण। ठीक है, इस तरफ अपने पास में है चालक, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं कंडक्टर। इस तरफ है अर्धचालक, जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर।
और फिर है कुचालक, और कुचालक को बोला जाता है इंसुलेटर। इसे क्या बोला जाता है? सेमीकंडक्टर। और इसे क्या बोला जाता है? कंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला गुण धारा प्रवाह। ठीक है, कि धारा प्रवाह किसके कारण होता है भैया, है ना? चालकों में, अर्धचालकों में और कुचालकों में धारा प्रवाह जो है वो कैसा होता है, किसके कारण ही कैसा होता है? तो हम बोलते हैं चालकों के अंदर आसानी से क्या होता है, धारा प्रवाह हो जाता है, तो हम बोलते हैं सुगमता से होता है। इनमें क्या होता है? सुगमता से धारा प्रवाह होता है। ठीक, फिर कुचालकों में धारा प्रवाह नहीं होता। इनमें धारा बहती है क्या? कोई बात हो भाई? नहीं हो बहती इनके अंदर धारा। ठीक है, जबकि अर्धचालकों के अंदर धारा प्रवाह जो है वो रूम टेम्परेचर और उससे अधिक ताप पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 27 डिग्री या कमरे के ताप से अधिक ताप पर। ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर इनमें क्या होता है, धारा प्रवाह हो जाता है। ठीक, फिर धारावाहक, धारावाहक मतलब जिनके कारण करंट बह रही है, धारा बह रही है ना? करंट कैरियर्स और चार्ज कैरियर्स जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो चालकों में धारा किसके कारण बहती है? आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चालक में, और उन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण चालकों में क्या बहती है, धारा बहती है। तो हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, अगर अर्धचालकों में धारा बहती तो अर्धचालकों के अंदर धारा बच्चों बहती किसके कारण? इलेक्ट्रॉन्स व होल्स। यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है, होल्स। इसे बुक्स में लिखा हुआ होता है कोटर। क्या लिखा हुआ होता है? कोटर। ठीक है, के कारण होती है। और कुचालकों में वैसे धारा प्रवाहित होती नहीं, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन इनमें अगर धारावाह की बात की जाए तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इनमें होल्स का कोई लेना देना नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर तीसरा देखते हैं हम इनकी चालकता, कंडक्टिविटी। चालकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। देखिए, चालकों की चालकता क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम बोलते हैं अत्यधिक। अरे ये चालक है भैया, इनकी चालकता तो अत्यधिक ही होगी, इनमें धारा आसानी से बह जाती है, तो हम बोलते हैं अत्यधिक। और कितनी, तो लगभग मैं बता रहा हूँ, ये चेंज हो सकता है, आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 10⁶ से 10⁸ महो पर मीटर। ठीक है, ये रेंज हम मान सकते हैं बच्चों। भाई अलग अलग हो सकती है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, अलग अलग किताबें पढ़ोगे अलग अलग मिलेगी, है ना? चलिए, तो इसलिए मैं वैसे ये लिखना उचित नहीं मानता हूँ, ये हर एक किताब का एक अपना क्राइटेरिया है, वो थोड़ा आगे पीछे कर देता है। ऐसे ही जब हम कुचालकों के लिए बात करते हैं कि कुचालकों में चालकता होती है, तो भैया इनमें धारा ही नहीं भाई, तो चालकता किस बात की? तो हम बोलते हैं नगण्य। ठीक है, और नगण्य को जब हमने देखा तो हमने बोला कि ये 10⁻, लगभग -12 से 10⁻लगभग -20 के मध्य। वैसे 10⁻-20 से 10⁻-12 लिखना था मेरे को, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई नहीं, महो पर मीटर। ठीक है, और अर्धचालक बेचारे इन दोनों के बीच में रह गए। ठीक है, इनकी चालकता चालकों से कम और कुचालकों से अधिक होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चालकों से कम, चालकों से कम व कुचालकों से अधिक, क्योंकि धारा तो बहती है। ठीक है, ये बात। चलिए, अब इसके बाद में चौथा पॉइंट,
रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता। अब बताओ रेजिस्टिविटी, तो हम बोलते हैं चालकों में धारा आसानी से बह रही है, तो इनकी प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए? बताओ। कम होनी चाहिए इनकी प्रतिरोधकता, तो हम बोलते हैं चालकों की प्रतिरोधकता न्यूनतम न्यूनतम होती है। किस कोटि की? तो ये यहाँ से कोटि आप देख सकते हो, उल्टा कर दो, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, इनकी प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है। फिर इनकी प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इनमें धारा बहती नहीं है ना, कुचालकों में धारा नहीं बहती है, इसलिए फिर इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रतिरोधकता जो है वो है सर्वाधिक। ठीक है, फिर इसके बाद में कितनी, तो इससे आप उल्टा कर लो, चालकता का उल्टा होती है प्रतिरोधकता, है ना, तो हम बोलते हैं 10⁻12 से 10⁻20 ओम मीटर, है ना। कुछ किताबों में ये 10⁻10 से 10⁻20 भी लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। और यहाँ पर उल्टा कर दो भाई, यहाँ पे इनकी प्रतिरोधकता जो है वो चालकों से क्या थी? अधिक थी, और कुचालकों से क्या होनी चाहिए? कम, क्योंकि प्रतिरोधकता चालकता की क्या होती है? उल्टी होती है, तो कम का उल्टा तो ज़्यादा होता है और अधिक का उल्टा कम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उल्टा करके लिख देते हैं, क्या भाई? चालकों से तो अधिक होती है इनकी प्रतिरोधकता, ठीक है, और कुचालकों से कम होती है। ये समझ में आया बच्चों? चलिए, तो ये हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद में हम बोलते हैं कि प्रभाव, किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव आप सभी को पता है, ये इस तरफ मैंने चालकों वाला लिया है, पहला चालक का है ना। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि चालकों में ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है और चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है। ये डिस्कस हमने किया था 5वें चैप्टर के अंदर, किया था नहीं किया था? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये प्रतिरोधकता बढ़ती है कब? ताप बढ़ाने पर, है ना। ये ध्यान में रखना, तो अब मैं आगे ऐसे ही लिखूंगा। यहाँ पर देखो, ये अर्धचालक है बच्चों। अर्धचालकों में क्या होता है? जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाते हैं, इनकी प्रतिरोधकता जो है वो क्या होती है? घटती जाती है। प्रतिरोधकता घटती जाती है, तो इनकी चालकता, चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं ना, ये बढ़ती जाती है। क्लियर है ये बात? ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए फिर इस तरफ है कुचालक। कुचालकों में भी क्या होता है? सेम सिनेरियो होता है बच्चों, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, चालकता बढ़ती है, लेकिन धारा नहीं बहती है भाई। ठीक है, धारा तो नहीं बहेगी चाहे ताप कितना ही बढ़ा लो आप। ठीक है, तो हम बोलेंगे ताप बढ़ाया तो इनकी प्रतिरोधकता क्या हो गई? घटी। इनकी चालकता क्या हो गई? बढ़ गई, लेकिन धारा नहीं बहती है। इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, फिर इसके बाद में एक मिनट, ओके, चलिए अब देखते हैं छठा, प्रतिरोध ताप गुणांक। ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं बच्चों, प्रतिरोध ताप गुणांक पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा? अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे, आपको याद होगा।
ठीक है। प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, तो हम बोलते हैं कि चालकों के लिए, फर्स्ट पॉइंट चालकों के लिए था, चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है बच्चों वो धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, तो हम बोलते हैं इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा, धनात्मक होता है। ठीक है। जबकि इस तरफ अर्धचालकों का और कुचालकों का, देखो ताप बढ़ा रहे हैं प्रतिरोधकता घट रही है, ताप बढ़ा रहे हैं प्रतिरोधकता घट रही है, मतलब इनका होता है ऋणात्मक, उल्टा, नेगेटिव। ठीक है। चलिए एक और है इसी से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, 0 केल्विन ताप पर व्यवहार, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि चालक 0 डिग्री टेम्परेचर पे कैसा व्यवहार करते हैं, या अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है। कुछ चालकों के लिए नहीं पूछा आता, और वैसे देखा जाए तो सवाल अर्धचालकों के लिए आता है कि अर्धचालक जो है वो 0 केल्विन पर किसकी तरह व्यवहार करते हैं, या फिर चालक किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इन दोनों में से ही पूछता है। देखिए चालकों को अगर आपने पढ़ा हो बच्चों, पांचवा चैप्टर वापस से रिमाइंड करो, पांचवें चैप्टर के अंदर हमने बोला था कि कुछ चालकों में, देखो चालकों में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन ताप घटाने पर, यहाँ पे तो टेम्परेचर कम हो रहा है, ताप घटाने पर प्रतिरोधकता घटती है। और जब हम ताप 0 केल्विन के निकट ले जाते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता लगभग 0 और चालकता अनंत के निकट पहुंच जाती है। होता है नहीं होता? ये क्या था बच्चों, सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। था नहीं था? अति चालकता पढ़ा है कि चालकता तो अनंत हो जाती है और प्रतिरोधकता 0 हो जाती थी। पढ़ा है नहीं पढ़ा? मरकरी के लिए पढ़ा था नहीं पढ़ा? देवताओं पढ़ा था ना पारे के लिए। चलिए तो यहाँ पर सिनेरियो वही है, ठीक, हम वही बात कर रहे हैं कि ताप घटाएंगे तो प्रतिरोधकता बहुत कम हो जाएगी। तो ये शायद अति चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। कौन? चालक। अति चालक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक में, किसमें? अर्धचालक में। अर्धचालक में क्या होगा बच्चों? देखिए यहाँ से समझिए, ताप बढ़ाया प्रतिरोधकता घटी, इसका मतलब ताप घटाओ प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, और ताप जैसे जैसे घटाते जाओगे प्रतिरोधकता बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जब ताप 0 केल्विन पे ले गए तो प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा कितनी? लगभग अनंत प्रतिरोधकता, अनंत के निकट मान लो रे, अनंत नहीं वैसे मान लिया, ठीक है। तो प्रतिरोध तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्रतिरोधक ज़्यादा मतलब धारा बही नहीं बही? नहीं बहेगी। अरे भैया प्रतिरोधकता ज़्यादा है तो धारा कहाँ से बहेगी? चालकता तो खत्म हो गई ना, ठीक है। तो धारा नहीं बही। ये कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, कुचालकों की भांति, ठीक है। और ये तो बेचारे पहले से ही कुचालक थे, इन पे कछु प्रभाव नहीं पड़ना है, कुचालक कुचालक ही रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं, ठीक है। इनकी प्रतिरोधकता जो है वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, वो ठीक बात है, लेकिन कुचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। बात समझ में आई देवता हूँ, ठीक है। एक और मैं लिख सकता था अशुद्धियों का व्यवहार, ठीक है, लेकिन वो लिखने का अभी कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ ये हो गया। इसके बाद में उदाहरण, उदाहरण आप सभी को पता है चालकों में सबसे बेस्ट चालक कौन सा है? चांदी है, तो आप लिख सकते हो उदाहरण में यहाँ पर चांदी है ना, उदाहरण में चांदी। फिर और क्या होगा? तो बहुत सारे हैं चालकों के अंदर, तो लोहा, तांबा, जो मन मर्जी है, मानव शरीर, डिग्री फलाना जितना भी है वो लिख देना, ठीक। यहाँ पे अर्धचालकों का मैं आपको बता देता हूँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। अर्धचालकों में आपको क्या लिखना है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक। फिर कुचालकों के अंदर प्लास्टिक, हीरा, ठीक है। ये शायद आपको ये नीचे वाला दिखाई भी नहीं दे, मेरी पिक्चर आ रही होगी, तो ये ध्यान रखिए। आप लिख सकते हैं ना, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, हीरा, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? कुचालक है, आप सभी को पता है ये, ठीक है। चलिए ये डन हुआ। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, देखो अभी इस पर्टिकुलर जितना हमने पढ़ा ना, इनमें सबसे ज़्यादा पूछा कौन सा आता है? ताप वाला प्रभाव, और फिर इसके बाद में 0 केल्विन वाला व्यवहार, ठीक है। ये 2 पॉइंट को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से सवाल बनता है कि ताप बढ़ाने पर चालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्धचालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और कुचालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है,
ठीक है। एक शून्य केल्विन ताप पर ये किस तरीके से व्यवहार करते हैं। ये दो चीजें जो मैंने आपको इतनी देर में पढ़ाई है, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को हमेशा दिमाग में रखना, हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है। अब जो मेन भाग है बच्चों, जिसे हमें डिस्कस अच्छे से करना है, वो है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर। समझिएगा, टॉपिक क्या है? ऊर्जा अंतराल या ऊर्जा बैंड अंतराल। के आधार पर किसमें? चालक, कुचालक एवं अर्धचालक में अंतर, ये पूछा जाता है बच्चों। और इस चीज को तरीके से दिमाग में रख लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ इसे डॉट ऐसा कैसा याद रखना है। पहले तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ चालकों की। चालकों में ऊर्जा बैंड कैसा बनाना है आपको एग्जाम के अंदर। ठीक, देखिए चालकों के अंदर क्या होता है बच्चों, ऐसा ही बना देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ठीक है, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसी। ये जो नीचे वाला बैंड होता है ना बच्चों, इसे बोलते हैं संयोजकता बैंड। क्या बोलते हैं? संयोजकता बैंड बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो बैंड होता है बच्चों, वो होता है चालन बैंड। संयोजकता बैंड को अंग्रेजी में बोलते हैं वैलेंस बैंड, तो इसे लिखा जाता है वीबी। और चालन बैंड को बोला जाता है कंडक्शन बैंड, इसलिए इसे लिखा जाता है सीबी। ठीक, जब हम चालकों को डिस्कस करते हैं ना बच्चों, तो हमें ये पता चलता है कि चालन बैंड और संयोजकता बैंड एक दूसरे में ये अतिव्यापित होते हैं, मिक्स हुए हुए होते हैं। कैसे? तो ये कुछ ऐसा, ये जो चालन बैंड है ना, ये संयोजकता बैंड के अंदर जा चुका था, ऐसा। ठीक है, तो आपने गौर किया संयोजकता बैंड तो यहाँ तक का था और चालन बैंड इसके अंदर और आ रहा है, तो आप देखेंगे ये जो एरिया है ना, इस एरिया में ये दोनों क्या कर जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं। ठीक है, संयोजकता बैंड तो इतना, वीबी इतना है और ये सीबी इतना है, तो ये अतिव्यापन क्षेत्र है। इसे अतिव्यापन बैंड भी कह सकते हैं, ये अतिव्यापन हो रहा है। किसके बीच में? चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में। ये बात ध्यान में रखना, अतिव्यापित होता है। ठीक, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर तो एक दोनों एक दूसरे में मिक्स होते हैं, तो ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या बाउंड्री लाइन है ना, वो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इनके अंदर कोई बैंड अंतराल है क्या? कोई इन दोनों बैंड में कोई अंतर है क्या? तो भैया ये तो एक दूसरे मिक्स हो रहे हैं, तो अंतर कहाँ से? और डिफरेंस तो हुआ ही नहीं। ठीक, तो हम बोलते हैं कि इनके अंदर बैंड अंतराल डेल ईजी, जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चालकों के लिए डेल ईजी वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक, दिमाग में रखोगे, इतना ध्यान में ही रख लीजिएगा। और ये अतिव्यापन जितना अधिक होगा ना बच्चों, चालन बैंड और संयोजकता बैंड में, उतना ही ज़्यादा वो पदार्थ चालक होगा, उसमें चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी, हम ऐसा मानते हैं। चलिए, फिर नेक्स्ट आते हैं कुचालकों में। कुचालकों में क्या होता है? कुचालकों में कोई धारा नहीं बहती, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये ऐसा, ये नीचे वाला जो है ना, ये नीचे वाला, ये
इसे कौन सा संयोजी बैंड बोलते हैं? संयोजी बैंड को इंग्लिश में क्या बोल दूँ? वैलेंस बैंड लिख दूँ क्या? सी भी लिख देता हूँ, आप संयोजी बैंड लिख दीजिएगा। और ऊपर वाला ये जो बैंड है, ऊपर वाला, इसे बोलते हैं चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक। कुचालकों के अंदर ये वैलेंस बैंड जो है ये पूरी तरीके से क्या होता है? भरा हुआ होता है, पूर्ण जो है वो भरा हुआ है। जबकि ये जो चालन बैंड है ना, ये पूरा खाली होता है, रिक्त होता है। ठीक है। और इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल डे लीजिए, का मान जो है बच्चों वो ज़्यादा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है। हम बोलते हैं कुछ ऐसा, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किसके मध्य? लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है। 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य इनमें क्या पाया जाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा गैप है देखा जाए तो। ठीक। किस किस के बीच में है तो अब ये थोड़ा ध्यान में रखना। वैलेंस बैंड का ऊर्जा हम लिखते हैं ई और यहाँ पर वी, और कंडक्शन बैंड के इस वाले लेवल को हम बोलते हैं ई और सी। अब ये थोड़ा ध्यान में रखना, वर्जित ऊर्जा अंतराल की परिभाषा पूछी जाती है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल को कैसे परिभाषित करोगे, तो हमने बोला कि संयोजकता बैंड के उच्चतम ऊर्जा या अधिकतम ऊर्जा, संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा तथा चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा, नीचे की ओर है ना चालन बैंड की। ठीक है। तो संयोजकता बैंड की तो अधिकतम ऊर्जा तथा चालन बैंड की निम्नतम ऊर्जा के मध्य का अंतराल ही वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। अगर इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ जाए, डेल ईजी बराबर क्या लिखोगे? ईसी में से किसको घटाओ? ईवी को घटा दो, ऐसा। ठीक है। क्या भाई? चालन बैंड की निम्नतम ऊर्जा और संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल होता है इसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इस ऊर्जा अंतराल के संगत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं हो सकती। इस ऊर्जा अंतराल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता भैया, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। तो ये आपको ऐसा बना करके आना है। डायग्राम ध्यान में रखिएगा, डायग्राम है ना, इसी के आधार पे आपको लिख के आना है, एग्जाम में लिख के आ जाइएगा कि कुचालकों के अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा तथा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है। लिख दोगे, डायग्राम बना दोगे, ये डायग्राम बना दीजिएगा, डन है ये। ठीक। अब अपन किसकी बात करें भाई? अपन बात करेंगे अर्धचालकों की, मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। चलिए अर्धचालक पर चलते हैं। ओके, देखिए अर्धचालक के लिए, ओहो, है ना, ये नीचे वाला बैंड कौन सा? आंसर है संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड। ठीक है, वीबी। ये सीधी लाइनें बनाना रहे भाई, मेरे से बनी नहीं, सीधी लाइनें आपको बनानी। ठीक है। और इसके ऊपर वाला बैंड कौन सा? आंसर है चालन बैंड। ठीक। और इन दोनों के मध्य का ये जो ऊर्जा अंतराल है कौन कौन सा? संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा तथा चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा के मध्य का ऊर्जा अंतराल। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल ईजी। इसका मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक तथा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। किसमें? अर्धचालकों में। ये तीसरा हमने किसके लिए बनाया था? अर्धचालकों के लिए बनाया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स। ये ध्यान में रखिएगा, इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये डायग्राम ध्यान में रख लीजिएगा, मेरे हिसाब से पता चल गया होगा कैसे बनाना है। बन जाएगा ना बच्चों? अरे बनेगा नहीं बनेगा भाई देवताओं, बनना ही चाहिए। ठीक, तो ये ओके। ओहो, दिखाई थोड़ा कम ही दिया, ये ब्लैक से होना चाहिए था, मैंने सोचा वाइट से जल्दी दिखाई दे जाएगा। ओके, कोई नहीं। यहाँ पर आपको दिखाई दिया होगा, तरीके से दिखाई दिया कि चालन बैंड का
निम्नतम ऊर्जा स्तर और वैलेंस बैंड का अधिकतम ऊर्जा स्तर के मध्य का ऊर्जा अंतराल डेल ईजी वर्जित ऊर्जा अंतराल, और इसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 0 से ज़्यादा होता है। किसके लिए? अर्धचालकों के लिए। ठीक है, अर्धचालकों में क्या होता है बच्चों, ये संयोजी बैंड में होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे पूरा डॉट बनाओ। ठीक है, और चालन बैंड सॉरी संयोजी बैंड में हो जाते हैं होल्स, सॉरी बच्चों होल्स। ठीक है, इनको हटा देना। और चालन बैंड में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, होल्स क्या होते हैं, वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन की रिक्तता होती है। इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह को छोड़ करके चला जाता है तो वहाँ पर एक वो रिक्त भाग छोड़ जाता है, उस रिक्त भाग को होल कहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला गया तो फिर वो होल कैसा होगा? धनावेशित होगा भी। इलेक्ट्रॉन की कमी ही तो धनावेश को बनाती। ठीक है, तो होल्स धनावेशित होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन्स ऋणावेशित होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, पूछा क्या जाता है, चालक, अर्धचालक और कुचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल या ऊर्जा बैंड के आधार पर अंतर बताइए। तो ये जो अपन ने बनाया है ना, ये लास्ट वाला बच्चों, ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चालक के लिए, चालक के लिए ये, कुचालक के लिए ये, डायग्राम पता चल रहा है ना? तथा अर्धचालक के लिए ये। ठीक है, ये ध्यान में रखना, प्लीज ध्यान में रखना। डन हुआ? आज के लिए बच्चों इतना ही। देखो आपकी बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई होंगी, नो डाउट बहुत सारी दी हुई होंगी, लेकिन मैं आपको वो करवा रहा हूँ जो आपको आसानी से याद रहे और जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और यही मेन है बच्चों। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मैं आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बच्चों। मैं इतना ही कहूँगा कि इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, जो कि हर एक यूट्यूबर आजकल बोलता ही है, वो सारी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, और हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। अच्छे से तसल्ली से बनाएं, ये बात ध्यान में रखिएगा। कोविड अभी भी चल रहा है, अपना पूरा ध्यान रखें। सर्दियां हैं, अपना पूरा ध्यान रखें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। शरीर है तो ही तो हम आगे काम कर पाएंगे, शरीर नहीं रहा तो फिर तो ज़िंदगी कहाँ की। ठीक है, तो अपना पूरा ध्यान रखें, अपने साथ में अपने घर वालों का, छोटे भाई बहनों का, सभी का ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।